गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच और हमारा टॉपिक जारी है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। इसमें हमने जो है अब तक 2 वीडियोस पहले मैं आपको भेज चुका हूँ। ये तीसरा और अंतिम वीडियो है। इसमें हम आनुपातिक प्रणाली की बात करेंगे। पहले भौगोलिक प्रणाली को हम देख चुके हैं, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को हम देख चुके हैं। अब 2 पद्धतियाँ बची हैं, उनको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं हम। आनुपातिक प्रणाली की कुछ चर्चा हम पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा उसको रिपीट करूंगा मैं कि किस प्रकार से दोनों पद्धतियाँ काम करती हैं। उसके बाद फिर हम सीधे सीधे आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के लिए कौन कौन सी प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए को व्यवहारिक रूप देने के लिए 2 प्रणालियां प्रचलित हैं। एक है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। दूसरा इसका नाम है हेयर सिस्टम, हेयर प्रणाली। और हेयर प्रणाली इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश विद्वान थे टॉमस हेयर, उन्होंने इसको संशोधित किया था और इसीलिए उनको क्रेडिट देने के लिए इसको हेयर प्रणाली के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत एक डेनिश मिनिस्टर थे, कार्ल एंड्री, उन्होंने की थी। डेनिश माने जो डेनमार्क के थे। डेनिश मतलब डेनमार्क के लोगों को डेनिश कहते हैं, जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहते हैं, वैसे डेनमार्क के लोगों को डेनिश कहते हैं, फ्रांस के लोगों को फ्रेंच कहते हैं। खैर, तो कार्ल एंड्री जो एक डेनिश मिनिस्टर थे, मंत्री थे, उन्होंने इसको शुरू किया था और इसको फिर आगे विकसित किया था टॉमस हेयर, जो ब्रिटेन के रहने वाले थे। इसलिए उनको इस प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो चुनाव किस प्रकार से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। चुनाव इसमें इस प्रकार से होता है कि जो मतदाता है वो उम्मीदवारों की लिस्ट उसको दी जाती है। एक बैलेट पेपर होता है जिसमें बाईं तरफ उम्मीदवारों के नाम लिखे रहते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, और दाहिनी तरफ खाली कॉलम दिए होते हैं जहां पर जो वोटर है वो अपनी प्राथमिकता अंकित करता है। यानी 1, 2, 3, 4, सबसे पहले जिसको ज़्यादा पसंद करता होगा उसके आगे 1 लिखेगा, दूसरे नंबर पर जिसे पसंद करेगा उसके आगे 2 लिखेगा, तीसरे नंबर पर जिसे पसंद करेगा उसके आगे 3 लिखेगा। इस प्रकार से जितने लोगों का चुनाव होना है उतनी प्राथमिकताएं अंकित करेगा वो उनके आगे। मान लीजिए 4 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, तो वो 4 लोगों के आगे 1, 2, 3, 4 लिखेगा, बाकी के आगे खाली छोड़ देगा। तो इस प्रकार से चुनाव होता है ये। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब ये है कि जब तक किसी प्रत्याशी को कुल वोटों का निर्धारित कोटा नहीं मिल जाता। जैसे मैंने कोटा निकालने की बात की थी ना, इसमें पहले भी बताया था मैंने आपको कि एक निर्वाचन कोटा निकाला जाता है। उतने वोट जब तक नहीं मिल जाएंगे उसको, तब तक विजयी घोषित नहीं किया जाएगा। पहली प्राथमिकता के वोटों से अगर कोई विजय नहीं हो पाया, दूसरी प्राथमिकता के वोटों की गिनती होगी। दूसरी प्राथमिकता के वोटों की से भी अगर कोई नहीं जीत पाया, तो तीसरी प्राथमिकता के वोटों की गिनती होगी। और फिर क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं वोट, सबसे एक नई बात और है इसमें कि जो सबसे कम वोट पाता है उसको दौड़ से बाहर कर देते हैं और उसके वोट जो है बाकी उम्मीदवारों में बांट दिए जाते हैं। इसीलिए इसको ट्रांसफरेबल सिस्टम कहा जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। और दूसरी इसके अंदर प्रणाली होती है सूची प्रणाली, जिसमें क्या होता है कि जो मतदाता है वो पार्टी के पक्ष में वोट डालता है, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी। फिर जिस पार्टी को जितने अनुपात में वोट मिलते हैं उसी हिसाब से उनके बीच में सीटें बांट दी जाती हैं। ये 2 तरीके हैं आनुपातिक प्रणाली को लागू करने के। भारत में इनमें से पहले तरीके को अपनाया गया है, फिर चाहे वो चुनाव राष्ट्रपति का हो या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। इस प्रणाली की कुछ कमियां हैं, मैंने आपसे बताया। पहली कमी तो यह है कि इसमें स्थिर एवं प्रभावी सरकार के बनने में बाधा आती है।
क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे दल जीत करके आ जाते हैं और स्थायी सरकार नहीं बन पाती, प्रभावी सरकार नहीं बन पाती, कमजोर सरकार होती है, कार्यकुशल नहीं होती, बार बार सरकारें बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस में एक समय ऐसा आया था कि मंत्रिमंडल की औसत आयु जो है 6 महीने से कम रह गई थी। हर 6 महीने में सरकार गिर जाती थी चतुर्थ गणतंत्र में। 1946 से 1958 के बीच में 24 सरकारें बदली थी फ्रांस में। दूसरी एक समस्या इसकी है, अनुशासित राजनीतिक दलों के स्थान पर गुटों को बढ़ावा देता है ये प्रणाली। छोटे छोटे गुट बन जाते हैं। अनुशासित दल जैसे ब्रिटेन में या अमेरिका में या भारत में पाए जाते हैं, उस प्रकार के दल विकसित नहीं हो पाते फिर इसमें। तीसरी बात, संसदीय शासन प्रणाली के लिए अनुपयुक्त है ये। संसदीय शासन प्रणाली में ये इसको क्रियान्वित कर पाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि संसदीय प्रणाली में जो है एक बहुमत से सरकार बनाई जाती है, और जब किसी दल विशेष को बहुमत नहीं मिलेगा तो बहुत सारे दल मिलकर के अगर सरकार बनाएंगे तो कमजोर सरकार बनेगी। जटिल प्रणाली है, इसको समझना भी बड़ा मुश्किल है। जिसे मैंने इसीलिए डिटेल्स में मैं नहीं गया, क्योंकि अभी समझा पाना इस तरह से उसको आसान नहीं है। आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए तो और भी मुश्किल है समझ पाना है। नेक्स्ट, जनता और प्रतिनिधियों के बीच में अलगाव की भावना हो जाती है। एक निर्वाचन क्षेत्र से 3 आदमी चुने गए, तो अब जनता किसको अपना प्रतिनिधि माने, ए को या बी को या सी को, बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रतिनिधियों और जनता के बीच में दूरी बढ़ जाती है इस कारण से। एक जो अगर सूची प्रणाली को अपना लिया जाए, सपोज करिए, इसमें 2 प्रणालियां बताई थी मैंने, एकल संक्रमणीय प्रणाली और सूची प्रणाली। अगर सूची प्रणाली को अपनाते हैं तो राजनीतिक दलों की शक्ति बढ़ती है। राजनीतिक दल सूची में जिस उम्मीदवार को ऊपर रखेंगे उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, जो नीचे रहेगा उसके तो हारना है ही है निश्चित रूप से। तो व्यक्ति जो है वो राजनीतिक दल का गुलाम हो जाता है एक तरह से, पूरी तरह से। फिर उपचुनाव नहीं हो पाते इस प्रणाली में, तो ये जनता का बदलते हुए मूड की जानकारी नहीं पहुंच पाती इस कारण से। अब हम बात करते हैं अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। देखिए, लोकतंत्र वैसे तो बहुमत का शासन होता है, लेकिन अल्पमत की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए उसमें। भाषा, धर्म, प्रजाति, संस्कृति आदि के आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको भी उचित प्रतिनिधित्व, एक संवेदनशील विषय रहा है हमेशा से, यानी उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर राष्ट्र में एकता चाहिए, हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो शासन बहुमत की इच्छा से चले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक के हितों के विरुद्ध न हो ये देखना जरूरी होता है। अल्पसंख्यकों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले ये देखना होता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि लोकतंत्र में हर वर्ग का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, न कि अनुपात से अधिक या कम। अनुपात से अधिक या कम नहीं होना चाहिए, बल्कि अनुपात में ही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए हर राजनीतिक दल को, हर वर्ग को। तो इसके लिए कुछ प्रणालियों को अपनाया जाता है ताकि सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। कौन कौन सी प्रणालियां हैं? एक तो है सीमित मत प्रणाली। सीमित मत प्रणाली का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में जितने प्रत्याशी खड़े, जितने प्रतिनिधियों का चुनाव होना है, उससे कुछ कम वोट हर व्यक्ति को डालने का मौका दिया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, तो हर व्यक्ति को 3 वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, और इसमें यह भी कर सकते हैं कि वो तीनों वोट किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में डाल दे, ऐसा भी अधिकार अगर दे दिया जाता है तो जो अल्पसंख्यकों के लिए संभव हो जाता है कि वो अपने उम्मीदवार को जिता करके ले जाते हैं। एकल मत प्रणाली, ये भी एक तरीका है कि बहुसंख्यक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में हर व्यक्ति को केवल 1 वोट देने का अधिकार मिले, तो ऐसे में अल्पसंख्यक लोग जो हैं अपने उम्मीदवार को जिता सकते हैं।
क्योंकि वो विचार करके तय कर लें कि हम सब इस व्यक्ति को वोट देंगे, वो संख्या में थोड़े हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, एकता उनमें स्थापित हो सकती है और वो अपने उम्मीदवार को जिता सकते हैं। बहुसंख्यक लोग, क्योंकि इतनी उनके अंदर तालमेल नहीं हो पाएगा, तो वो उनका उम्मीदवार हार सकता है। संचयी मत प्रणाली, संचयी का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को एक से अधिक वोट देने का अधिकार हो और वो सारे वोट किसी एक के पक्ष में देने का अधिकार भी हो। संचयी इसको कहते हैं। एक से अधिक वोट देने का जहाँ अधिकार हो, तो जनता को ये भी अधिकार हो कि वो सारे वोट किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में डाल दें। अतिरिक्त मत प्रणाली, अतिरिक्त मत प्रणाली को हम एक तरह से पृथक निर्वाचन प्रणाली भी कह सकते हैं, जो भारत में प्रचलित थी, जो लास्ट में मैंने लिखा है। ये दोनों एक ही चीज़ है, बल्कि ये कहें हम। इसका मतलब ये है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको 2 वोट देने का अधिकार दिया जाए और बहुसंख्यकों को 1 वोट देने का अधिकार दिया जाए, ताकि वो अपना उम्मीदवार जिता सके। एक और इसको पृथक निर्वाचन प्रणाली के रूप में देखें अगर, तो उसका मतलब ये है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो एक तो अपना अलग से उम्मीदवार चुने, अल्पसंख्यक लोग मिलके केवल, और एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में भी उनको इसका हक रहे। जैसे पाकिस्तान में इस प्रकार से होता है। पाकिस्तान में हिंदुओं को, पूरे पाकिस्तान के हिंदुओं को मिलकर के कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करना होता है, और दूसरा वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो सामान्य जो निर्वाचन होता है उसमें भी वो वोट डालते हैं। ये पृथक निर्वाचन प्रणाली इसको कहते हैं। भारत में भी इसको लागू किया था आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने, लेकिन आज़ादी के बाद हमने इसको खत्म कर दिया। इसकी जगह हम संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लेकर के आए हैं। इसको आरक्षण प्रणाली भी कह सकते हैं। एक व्यवस्था है मनोनयन की, जो मनोनयन का मतलब होता है कि उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। जैसे भारत में अब तो समाप्त हो गई वो व्यवस्था, अभी 2020 तक ये व्यवस्था संविधान में थी कि एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य के रूप में मनोनीत करता था। अब ये व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया गया है, तो अब ये व्यवस्था खत्म हो चुकी है। पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात मैं कर ही चुका हूँ। एक और है निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, जो हमारे यहाँ प्रचलित है। इसको संयुक्त निर्वाचन प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें कुछ निर्वाचन क्षेत्र किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षित कर दिए जाते हैं। वहाँ पर उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जैसे हमारे यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये विभिन्न सिद्धांत हैं प्रतिनिधित्व के, जिनके आधार पर समाज के सभी वर्गों, सभी पक्षों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाता है। उम्मीद है आप इस जटिल विषय को समझ पाए होंगे। हालांकि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। ये व्यवहारिक चीज़ें हैं। अगर हम चीज़ों को जानते हैं, देखते हैं अपने आसपास घटित होता हुआ, तो समझ सकते हैं। फिर भी कोई कठिनाई हो तो अब आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी। तो ये हुआ आज का हमारा चैप्टर। धन्यवाद।